अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, कल ना एक वो जो मैंने कल आपको एंट्रीज दिखाई थी, वो एक एंट्री मिस हो गई थी सवाल की जल्दी में। वो एक एंट्री और लिख लें। कल मैंने 5 एंट्रीज लिखवाई थी, एक एंट्री और लिखवाता हूँ। कहीं उस पेज पे देखें, जगह बनाएं, कोई गुंजाइश निकालें, एक एंट्री में और लिख रहा हूँ। अच्छा, मैंने आपको एंट्रीज लिखवाते हुए कल ये कहा था कि हम बस परपेचुअल सिस्टम ही कर रहे हैं। तो फिर एक बच्चे ने सवाल किया बाद में क्लास के बाद कि अगर हमने परपेचुअली करना था तो इतने दिन से पीरियोडिक की कैलकुलेशंस क्यों कर रहे थे। तो बात यह है कि जो है ना सिर्फ कैलकुलेशन का सवाल, उसमें तो पीरियोडिक भी है परपेचुअल भी है। जो कल एबीसीडी वाला सवाल किया था वो पीरियोडिक ही था कि परपेचुअल था? पीरियोडिक था। उसमें तो नहीं बताया था कि कब कितने यूनिट बेचे, तो वो पीरियोडिक था। तो कैलकुलेशंस वाले सवाल के अंदर परपेचुअल भी हो सकता है टेस्ट, पीरियोडिक भी हो सकता है। लेकिन जब बात एंट्रीज की है ना, तो हमने कॉस्ट में तकरीबन कोई 2-3 चैप्टर्स हैं जिनमें एंट्रीज पढ़नी है। तो कॉस्ट के सब्जेक्ट के अंदर एंट्रीज पढ़ाते हुए बस परपेचुअल ही सिखाया जाता है। तो एंट्रीज की टेस्टिंग के हवाले से बस परपेचुअल है, वरना अगर सिर्फ कैलकुलेशन का सवाल हो, वैल्यू निकालने का सवाल हो, तो फिर पीरियोडिक भी टेस्ट हो सकता है। तो कैलकुलेशन की हद तक हाँ पीरियोडिक भी है, लेकिन एंट्रीज बस कॉस्ट में सिर्फ परपेचुअल की सिखाई होती हैं। ये आवाजें कहां से आ रही हैं? यार क्लास में बैठे हुए हो। तो वैल्यूएशन वाले सवाल में जिसमें सिर्फ कैलकुलेशंस करनी हो, उसमें आपसे पीरियोडिक परपेचुअल दोनों टेस्ट होते हैं, लेकिन एंट्रीज कॉस्ट में सिर्फ परपेचुअल ही पढ़ाई जा रही होती हैं। तो ये मैंने कहा था। एंट्री नंबर 6 पहले समझा देता हूं। ये परपेचुअल सिस्टम के मुताबिक रॉ मटेरियल खरीदना इन्वेंट्री है, एसेट है। तभी खरीदने की एंट्री क्या की थी? कल एंट्री खरीदने की क्या की थी? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट। क्यों इन्वेंट्री डेबिट की थी? क्योंकि एसेट बढ़ रहा है। अच्छा, पता नहीं कॉस्ट में मैंने बात की है कि नहीं की है तो की भी हो तो कौन सी याद होनी है, मैं दोबारा कर देता हूं। खर्चा एसेट है या एक्सपेंस, इसका फर्क मेन FR1 में की थी शायद। खर्चा अगर बेनिफिट मिल चुका तो वो एक्सपेंस है, और अगर बेनिफिट अभी मिलना है तो एसेट होता है। तो परपेचुअल सिस्टम वालों के नजर में अभी रॉ मटेरियल खरीदा है बस, तो वो तो एसेट है। क्या बेनिफिट लेना है रॉ मटेरियल का? उससे बेनिफिट लेना है कि उसको यूज करना है प्रोडक्शन में, तो अभी तो बस खरीदा ही है, इसलिए इसको एसेट माना जा रहा होता है। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, और वापस कर रहे हैं तो इन्वेंट्री क्रेडिट कर रहे हैं। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का अगर ये जो नंबर 6 एंट्री है ना, ये समझा रहा हूं, पहले लिख के देता हूं फिर। अगर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का अकाउंट बनाए तो एक तो यकीनन इसमें सबसे पहले एक BD आ रहा होगा। उसके अलावा इन्वेंट्री जब जब डेबिट हुई होगी, जब जब क्रेडिट हुई होगी, वो यहां पोस्टिंग हो गई। कल आखिरी एंट्री में मैंने बात लिखी भी थी, इन्वेंट्री कितने से क्रेडिट हो रही थी? कॉस्ट से ना। तो यहां पर जो कुछ भी डेबिट क्रेडिट हो रहा है, हम लोग वो कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमारा वो जो इन्वेंट्री कार्ड की सारी कैलकुलेशन है वो कॉस्ट के ऊपर है। तो यहां पर सारी कॉस्ट ही फिगर्स ही डेबिट क्रेडिट हो रही है। चूंकि सारी की सारी इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शन साथ साथ डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड हो रही हैं, तो महीने के एंड पे CD बैलेंस क्या आ रहा होगा? जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा। और परपेचुअल सिस्टम होता ही यही है कि जिसके अंदर रिकॉर्ड से ही पता चल जाएगा कि क्लोजिंग कितना है। तो ये सब चूंकि कॉस्ट के ऊपर इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट हुई है, पीरियड एंड पे जब इस अकाउंट का CD बैलेंस निकालेंगे तो वो क्लोजिंग इन्वेंट्री ही आ रही होगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या आ रही होगी? कॉस्ट। ये आ रही है लेट्स से 1000 रुपए, इसकी कॉस्ट है 1000।
यहां से ये ट्रायल में जाएगी, ट्रायल से आगे एसओएफपी में जाएगी। सिर्फ ये इंश्योर करना चाहेगी मैनेजमेंट कि इसको इतने पे ही एसओएफपी में आने दें, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी औकात अब इतनी नहीं रही। जब इसकी औकात चेक की तो वो थी 1100 रुपए, तो बस ठीक है, फिर कॉस्ट को आगे चलने दें। इसमें एज अ सीडी बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होगा और वो भी उसकी कॉस्ट। सिर्फ ट्रायल से होते हुए बैलेंस शीट में ले जाने से पहले ये इंश्योर करना है कि एनआरबी कहीं कम तो नहीं हो गई इसकी, नहीं है, ज्यादा है, तो ठीक है, यही बैलेंस फाइनल है। यहां से आगे ये बैलेंस कहां जाएगा? ट्रायल में, और ट्रायल से आगे एसओएफपी में, सब सही है। लेकिन अगर एनआरबी कंपेयर की और एनआरबी निकली 800, तो अब ये 1000 को नहीं जाने देना एसओएफपी में। एसओएफपी में कितना जाना चाहिए? 800। ये जो इससे पहले सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही होंगी, जो मैंने कल 5 लिखी थी, खरीदना, वापस करना, इशू कर देना, इशू से वापस आ जाना, चोर डाकू ले जाना, खराब हो जाना, ये ट्रांजैक्शन सारी की सारी महीने के एंड पे हो रही होती हैं, फिर सारा पीरियड होती रहती है। तो ये जो मैंने 5 एंट्रीज लिख के दी थी, ये पूरा पीरियड होती रही होंगी, जैसे जैसे होती रही होंगी वैसे वैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती रही होंगी। लेकिन कॉस्ट को एनआरबी से कंपेयर कब करना है? वो पीरियड एंड पे ही करना है। तो ये जो मैं अब बात बताने लगा हूं, ये मैं लिखता हूं अंग्रेजी, ये जो अब मैं बात बताने लगा हूं, ये पीरियड एंड पे ही की जाने वाली एडजस्टमेंट है। जबकि इससे पहले जो मैंने 5 एंट्रीज बताई हैं, वो तो पूरा पीरियड होती रहेंगी। जब जब भी इन्वेंट्री खरीदेंगे, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, जब जब भी वापस करेंगे, कैश डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, जब भी चोर लेके जा रहा होगा, आग खा रही होगी चीजों को, साथ साथ एंट्री होती जाएगी। लेकिन कॉस्ट और एनआरबी का मुकाबला पीरियड एंड पे ही होना है। चलें इधर वापस आता हूं। सारा साल, सारा महीना, महीना या साल जो भी है, इन इन्वेंट्री अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होता रहा, और जब सीडी बैलेंस निकालेंगे तो ये क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट होगी। उसको यहां से ट्रायल और ट्रायल से एसओएफपी में ले जाने से पहले एनआरबी से कंपेयर किया। अगर एनआरबी ज्यादा थी तो बस ठीक है, जो है वो सही है। लेकिन अगर एनआरबी 800 है तो एसओएफपी में कितना जाना है? एसओएफपी में 800 तब जाएगा जब ट्रायल में 800 आएगा। और ट्रायल में कहां से आना है? यहां से। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये सीडी 1000 की जगह, तो कोई बात नहीं, ये ले 800 हो गया, बस कोई एंट्री करनी पड़ेगी। हमें इस इन्वेंट्री को और क्रेडिट करना पड़ेगा, तो जाके कहीं ये सीडी 1000 से 800 बनेगा। कितने से क्रेडिट करेंगे? 800 से, 200 से। इसको कहते हैं एनआरबी की एडजस्टमेंट, एनआरबी राइट डाउन भी कहते हैं इसको। और ये काम होता ही पीरियड एंड पे है, ये ड्यूरिंग द पीरियड होने वाला काम ही नहीं है। एनआरबी की एडजस्टमेंट पीरियड एंड पे ही की जाने वाली एडजस्टमेंट है। अच्छा, चूंकि सब लोग एक बार होश में नहीं होते, मैं दोबारा बता रहा हूं। जो कल मैंने एंट्रीज लिख दी थी, उनमें से एक एंट्री रह गई थी, वो सवाल कराने की जल्दी थी मुझे, तो एक एंट्री लिख ले। वो एंट्री है, ये मैं नंबर 6 लिख रहा हूं, एनआरबी राइट डाउन। इस मिसाल के मुताबिक कितने रुपए से होगी एंट्री? 200 से। और एंट्री ये होगी कि इन्वेंट्री को करना होगा कम, तो क्रेडिट हो जाएगी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। इतने से ठीक है, 200। और इसका डेबिट, अगर तो ये बहुत रूटीन मैटर है, ये बहुत रूटीन में होता है कि हर पीरियड एंड पे कोई ना कोई यूनिट्स पीछे खराब हो ही जाते हैं, कम रह जाते हैं, उनकी एनआरबी कम हो ही जाती है। अगर तो बहुत रूटीन मैटर है तो इसको नॉर्मल समझते हुए एफओएच में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर ये बहुत रूटीन मैटर नहीं है, बस इस दफा सैलाब का पानी स्टोर पहुंच गया था, इसलिए कुछ यूनिट्स खराब हो गए, इसलिए उनकी एनआरबी डाउन हो गई, तो फिर पीएनएल। और अभी मैं खैर सवाल करता हूं तो बताता हूं, एग्जाम में ना जरूरी नहीं कि आपको नॉर्मल एबनॉर्मल बताया हो, तो आप ये डेबिट कर देंगे तो ये भी सही है, ये डेबिट कर देंगे तो ये भी सही है। तो एफओएच कंट्रोल या पीएनएल डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, ये है एनआरबी राइट डाउन की एंट्री। नहीं, अलग अलग, मतलब अगर कुछ नॉर्मल है कुछ एबनॉर्मल है तो अलग अलग। चलिए एंट्रीज, ये जो एंट्रीज लिखवा रहा था पूरी हो गई। अच्छा, एक दो और चीजें भी हैं जो आपकी अकल पे, आपकी समझ पे मैं जबानी छोड़ रहा हूँ। जैसे अगर ये रॉ मटेरियल में से कुछ ओनर लेके जा रहा होता तो ड्राइंग डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट
चलो शाबाश, जबरदस्त। अगर ये चैरिटी बांट रहे होते, चैरिटी एक्सपेंस है बिजनेस का, चैरिटी एक्सपेंस डेबिट, कमाल हो गया तब, इसलिए मैंने जबानी जबानी छोड़ दी थी। तो बस ये 6 काफी हैं जो लिखवाई हैं जी। नहीं, मैं बल्कि अभी सवाल सॉल्व करूंगा ना, तो बेहतर हल ये है कि आप लिखें एफएस कंट्रोल स्लैश P&L, दोनों ही लिख दें, दोनों ही ठीक है। यानी आपको ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैंने एफएस कंट्रोल इसलिए लिखा है कि मैं इसको नॉर्मल अज्यूम कर रहा हूं, बस एफओएच P&L दोनों लिख दें। अभी मैं सवाल सॉल्व करता हूं तो फिर दिखाता हूं। चले कल वाला सवाल जी जी। ये एंट्री कितने से होगी? 800 से। कितने से करेंगे एंट्री? है इसमें बैलेंस 1000 आ रहा है, उसको 800 तक पहुंचाना है। पूछ रहा हूं, 1000 है, 800 तक गिराना है इसको। एंट्री कितने से करें? 200 इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे तो बैलेंस सीडी 1000 से कम होकर 800 आ जाएगा ना, तो 200 से एंट्री करनी है। ये 200 है। चलें जी, वो सवाल पे आए वापस। सवाल गुम हो गया होगा। सवाल है ऑटम 2010 अटेम्प्ट का, क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑटम 2010 अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वालिटी लिमिटेड। और जिनके पास पैक की बुक है उसमें ये है पेज 6 पे, लेकिन इसकी मैंने पैक की बुक में से रिक्वायरमेंट चेंज करवाई थी और इसकी असली वाली रिक्वायरमेंट है, 15 नंबर का सवाल है। असली रिक्वायरमेंट है नेसेसरी जनरल एंट्रीज करनी है। पॉइंट नंबर 1 से ऊपर ऊपर ही मैंने कल बस बात की थी, समझाई थी, और 2 ट्रांजेक्शन भी खैर लिख दी थी। परपेचुअल सिस्टम है, क्योंकि एंट्रीज पूछी हैं तो परपेचुअली पूछी होनी थी। वेटेड एवरेज मेथड है, तो पहले वर्किंग पूरी करेंगे तो एंट्रीज की अमाउंट निकलेंगी ना, तो एंट्रीज की बाद में, वर्किंग पहले। एंट्रीज के लिए पेज 2 पेज छोड़ के वर्किंग। और ये मैंने वेटेड एवरेज की इन्वेंट्री कार्ड की एक अल्टरनेटिव शक्ल दिखाई थी। अगर आपको ये समझ आती है तो बेशक आप वेटेड एवरेज के लिए यही इन्वेंट्री कार्ड रख लें, नहीं तो वो बड़ा वाला कार्ड बनाने, बड़ा वाला कार्ड बना लें। सबसे पहले था 1 जून पे ओपनिंग स्टॉक 1 लाख यूनिट से 80 के, तो 8 मिलियन। फिर उसके बाद परचेज हुई थी 5 तारीख को, कितने? अच्छा, 150 की परचेज हुई तो स्टोर में 150,000 यूनिट्स आ गए, तो ये पॉजिटिव आ गया। कितने के? 85। कितने रुपए के? 12750। हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस अपडेट करते जाएंगे। स्टोर में हो गए अब 250,000 यूनिट्स, 20750 000। और जब बैलेंस अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि रेट्स डिफरेंट हैं, तो नया एवरेज निकालेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, 83 पॉइंट, बस 83। नेक्स्ट, इशू किया था 6 तारीख को, कितने? 150,000। इशू है स्टोर से आउट हो रहे हैं तो नेगेटिव, यही 83 वाले 1245 00। नहीं, एक और है, 10 और। अच्छा, एक और 0। बैलेंस रह गया 1 लाख यूनिट्स, यही 83 वाले 8.3 मिलियन। यहां तक शायद किया था, पॉइंट नंबर 3 तक कर लिया था, यहां तक पहुंचे, फिर मैं आगे चलता हूं।
चले अगली ट्रांजेक्शन। 12 जून को ये जो अभी एक लाइन ऊपर यूनिट्स इशू किए थे प्रोडक्शन को, उनमें से 5000 आ गए वापस। तो अब जब इनमें से 5000 वापस आ गए तो ये इशू की रिटर्न हो गई। वापस आ गए स्टोर में, ऐड हो जाएंगे किस रेट पे? ये वाला 83 नहीं, जब भी रिटर्न होगी, चाहे वो परचेज रिटर्न है, चाहे वो इशू या सेल रिटर्न है, चूंकि वो एक हो चुकी ट्रांजैक्शन की रिवर्सल होती है, इसलिए जिस पे ओरिजिनली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई थी उसी पे ही उसको वापस रिवर्स करेंगे। यानी ये वाला 83 415000 और उसके बाद फिर से बैलेंस अपडेट कर दें 105000 83 ही है ये 871500 है। सेल किधर है? हाँ हो गए, वहां पड़े पड़े हो गए, हो जाती है गलती, हो जाते हैं मसले, वो जाके पता चला ना कि डिफेक्टिव है। इसके बाद 150,000 यूनिट्स 15 जून को परचेज किए, 15 जून को परचेज कर ली 150,000, तो स्टोर में और आ गए 150,000। कितने वाले? 88.1 वाले। कितने के? 215,000 00 मैं करता हूँ। 871500 और इसमें ये ऐड कर लें तो ये बन गए 2 परचेज होके स्टोर में इन हो गए, ये बन गए 255, ये बन गए 2193000 और ये नए यूनिट्स आने के बाद ये रेट जब रिवाइज किया तो वो हो गया 86 पॉइंट, बस 86। इसके बाद 50% ऑफ डिफेक्टिव। कौन से डिफेक्टिव? ये जो 5000 वापस आए थे, इनमें से आधे, उन आधों का ये किया कि उनको बेच दिया, क्योंकि वो हमसे ही मिसहैंडल हो गए थे, तो उनको हमने 20 रुपए स्क्रैप के तौर पे बेच दिया। बेच दिया यानी स्टोर से आउट कर दिया। किस तारीख को? 17 को इसको स्क्रैप के तौर पे सेल कर दिया, स्टोर से आउट। इनमें से आधे की बात हो रही है 2500 प्लस माइनस माइनस क्या रेट लिखूं? 20 लिखूं कि 83 लिखूं कि 86 लिखूं? 86। अच्छा 20 क्यों? इन्वेंट्री कार्ड में अगर यूनिट्स हम बेच रहे हैं तो यहां वो लिखते हैं जितने का बेच रहे हैं, कॉस्ट लिखते हैं, तो 20 तो नहीं, 83 क्यों?
83 क्यों? क्योंकि वही लाल वाले हैं इसलिए। अच्छा 86 क्यों? ये काम की बात है, सुन लें, क्योंकि अभी कुछ दिन तक बार बार मुझे सवाल पूछना है, इसलिए अभी से सुन लें। इनको 80, अच्छा इन पर 20 नहीं लिखना। मैंने तो इस वक्त चलो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सवाल उठाया, लेकिन अगर ट्रेडिंग बिजनेस का भी सवाल होता, फिनिश गुड स्टोर से निकाल रहे होते, तो सेल जितने रुपए का कस्टमर को बेच रहे होते वो यहां आना था। नहीं, ये तो हमारे कॉस्ट के रिकॉर्ड है, तो 20 रुपए थोड़ी आएगा, नहीं आएगा 20 रुपए। अब रहा मसला कि 83 आएगा या 86 आएगा। 83 आएगा। ये जो सिस्टम बनाया गया ना, वेटेड एवरेज या फाइफो, सबसे बात कर रहा हूं, एनक वाले भी, बगैर एनक वाले भी, सबसे बात कर रहा हूं। ये जो सिस्टम बनाया गया वेटेड एवरेज या फाइफो, अगर इनको फॉलो ना करना हो ना, तो फिर ये सिस्टम सही नहीं चल सकेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक सिस्टम बनाया जाए कि जो क्लास में जितने भी लोग बैठे हैं, ये इंश्योर करना हो कि वो यही इसी क्लास के स्टूडेंट हों, यही कॉस्ट पढ़ते हो, मेरे से ही पढ़ने वाले रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हों, कोई और ही ना यहां आकर बैठ रहा हो, कैसे इंश्योर करेंगे इस बात को? है दरवाजे के ऊपर अटेंडेंस हो, अच्छा वो तो कोई भी अपना कोई भी नंबर बना के अंदर आ जाए, तो और बेहतर करना है इसको तो क्या करें, नाम कोई भी बना बता दे, फिर है बायोमेट्रिक कर लें, हो सकता है आईडी कार्ड, वो जो एक कॉलेज कार्ड बना हो वो तस्वीर देख के अंदर आने दें। ये रूल बना दिया जाएगा कि सिस्टम बन सके, वरना तो कंट्रोल नहीं रहेगा, सिस्टम बना दिया। अब अगर मैं किसी स्टूडेंट को बाहर भेजता हूं कि ये मार्कर ये ले जाओ पीएन को दे आओ और वो रिफिल करवा के वापस ले आओ, अच्छा अब जब ये स्टूडेंट वापस दोबारा आने लगेगा तो फिर से कार्ड दिखाए या लड़ाई करे और कहे सर से पूछ लो, फिर वो सर से पूछने सर कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक है, ये बच्चा मैंने भेजा था, आने दो। है क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? मतलब रिकॉर्ड में लिखे, बाहर जो क्लास में पहली दफा आने से रिकॉर्ड वो जो कार्ड दिखा रहा था तो वही दिखा के दोबारा अंदर आ जाए, या ये बहस करे कि नहीं आप सर से पूछ लें, मैं तो भी बाहर गया था, फिर सर इंटरफेयर करें, सर देखें हाँ वही है, चलो ठीक है सही कह रहा होगा, है? अच्छा फिर किसी और को सर ने बाहर भेजा और उसको कोई और प्रॉब्लम लेके, है क्या जी, समझ नहीं आ रही? अच्छा चले नहीं भेजते इसको, मार्कर बनवा लें। एक बच्चे ने कहा सर वॉशरूम जाना है, बड़ा जोर का है, तो मैंने कहा जाओ चले जाओ। अब वो चला गया, अब जब दोबारा आएगा तो फिर वो एंट्री पे रोकेंगे, तो अब वो कहेगा नहीं नहीं सर से मैं पूछ के गया था, सर देखेंगे हाँ ये वही है, 15 मिनट पहले गया था, चलो ठीक है आने दो। अच्छा अब इससे मसला क्या है, अगर वो वहां कार्ड नहीं दिखाया और सारे इंटरफेयर करना शुरू कर दे, नहीं ये तो मुझे पता है, ये तो मैं जानता हूं, अभी गया था बाहर, इसका कार्ड ना देखो, इसको आने दो, मैं जानता हूं ये वही है जिसको भेजा था, क्या हर्ज है इसमें? डिस्टर्बेंस होगी। तो बस सीधी सी बात है, सिस्टम के रूल्स फॉलो कर लेते हैं। अगर ये याद रखना शुरू कर दें कि ये फलाना वाला है जिसको अभी भेजा था, ये फलाना वाला जिसको 20 मिनट पहले भेजा था, नहीं ये वो वाला है जिसको मार्कर के लिए भेजा था, ये वो वाला जो 2 घंटे पहले गया था, अगर इस तरह याद ही रखना है तो सिस्टम का फायदा क्या? तो इसलिए जो वेटेड एवरेज और फाइफो बनाए गए हैं ना, उनके रूल्स बनाए गए हैं। जैसे अगर फाइफो होता तो जो सेल होगा वो पहले खरीदे वालों में से होगा, और अगर ऐसा होता कि जब चीजें खरीद के लाए होते और जो शख्स खरीद के लाया होता उसने इस बड़े से स्टोर में उसने वो चीज उस कोने में रखी होती, एक खास कोने में, अगले ही दिन जब वो चीज इशू होने लगी होती तो जिसने यहां रखी थी उसने इसी कोने से ही उठा के दी होती, बाकी स्टोर को छोड़ के। तो क्या उसको ये नहीं पता कि ये वही तो है जो मैं कल लेके आया था? तो चूंकि उस चीज का पता है तो उस पर वो वाला रेट लगा दें, बाकियों पे एवरेज लगा दें। मेरी मिसाल दोबारा समझें, वेटेड एवरेज मेथड चल रहा है, इतने सारे लाखों यूनिट्स पड़े हैं स्टोर में, तो हम लोग इशू करते हुए कौन सा रेट ले रहे हैं? जो उस वक्त वेटेड एवरेज चल रहा है। एक सिस्टम बन गया ना, एक सिस्टम है, उसका रूल बना दिया। अब मैं मिसाल ये दे रहा हूं कि ये जो इशू करने लगे तो एक दिन पहले ही परचेज किए थे, स्टोर में लाखों यूनिट्स पड़े हैं, लेकिन एक दिन पहले ही परचेज होके आए थे और वो जो परचेज करके स्टोर में रख के गया था उसको पता था कि ये वाले मैंने इस कोने में रखे हैं, स्टोर में पुराने भी पड़े हुए हैं, उसको पता है ये वाले जो कल लाए हूं मैंने इस कोने में रखे हैं, और अगले दिन जब इशू करना था तो भी उसी बंदे की ड्यूटी थी, उसी ने ही स्टोर से निकाल के चीजें दी। अब उसने चूंकि खुद ही इस कोने में रखे थे और यहीं से उसने उठा के वो इशू करवा दिए, तो उनका तो पता ही है ना ये कौन सी कॉस्ट वाले हैं। ये सारे सिस्टम क्यों बनाए थे, ये क्या जरूरत थी ये फाइफो वेटेड एवरेज बनाने की? क्योंकि सब चीजें एक जैसी होती थी, अब कौन हिसाब रखता, तो इसलिए बनाए थे नहीं। लेकिन ये वाली जो मैं मिसाल दे रहा हूं ये तो उसको पता है, ये तो पता है ना उसको, उसने खुद ही कल शाम को यहां रखे थे, तो ये चूंकि पता है तो इनके लिए उनका वाला रेट लगा लें।
और बाकियों के लिए सिस्टम फॉलो कर लें। नहीं, डिस्टर्बेंस होगी, फिर सिस्टम बनाने का फायदा ही नहीं रहेगा। तो इसलिए जब एक सिस्टम बना हुआ है, उसके सिस्टम के रूल्स हैं, तो फिर वो सिस्टम फॉलो होता है। और सिस्टम के रूल्स ये हैं कि जब भी इशू होगा बैलेंस को देख के होगा। चाहे फाइफो है वो भी अवेलेबल में से पुराना वाला इशू होगा, और अगर वेटेड एवरेज है तो जो उस वक्त रेट है उसी पे इशू होगा। अब बेशक इशू करने वाले को पता है कि ये वही वाले हैं जो उस दिन मैंने खराब वाले वहां रखे थे, पता रहे। अब अगर हम एक एक चीज को इस तरह पहचान के याद रखना शुरू कर दें, अगर दो दो स्टूडेंट्स पे टीचर इंटरफेयर करना शुरू कर दें, अच्छा इसको तो आने दो कार्ड के बगैर, ये तो मुझे याद है, फलाने को भी आना तो ये मुझे याद है, ये मुझसे पूछ के गया था, फिर डिस्टर्बेंस भी होगी और फिर सिस्टम का फायदा ही नहीं होगा फिर। तो इसलिए जब सिस्टम बना ही लिया है तो इसलिए उसके रूल्स फॉलो होते हैं। एक एक चीज को पहचान के रेट याद नहीं रखते। नीचे स्क्रीन ऑन हो गई होगी। मैं बता ये रहा था कि अगर वेटेड एवरेज फॉलो होता है तो उसके रूल्स फॉलो होने, अगर फाइफो फॉलो होता है तो उसके रूल्स फॉलो होने। हमें चूंकि इन वालों का याद था कि ये वाले थे, तो ऐसे अगर दो दो तीन तीन याद करके उन याद किए हुए से काम चलाना शुरू कर देंगे तो सिस्टम फिर फॉलो नहीं हो सकेगा। तो सिस्टम यह है कि जब भी स्टोर से इशू होने हैं, चाहे वो सेल के लिए इशू हो रहे हो रॉ मटेरियल लेवल के, खैर चाहे वो प्रोडक्शन को इशू हो रहे हो, चाहे वो ओनर लेके जा रहा हो, चाहे वो चोर लेके जा रहा हो, चाहे वो डोनेशन बांट रहे हो, जब भी स्टोर से आउट होना है तो जो उस वक्त बैलेंस अवेलेबल है उसके मुताबिक होना है, ये रूल है। वरना अगर ओनर लेके जा रहा हो और वो ये कहे कि मुझे याद है ये कौन से वाले हैं और जो किस दिन खरीदे थे और कौन से मैं खुद ही तो लेके आया था, तो फिर ड्राइंग वाला उस रेट पे कर ले। नहीं, रूल फिर डेविएट हो जाएगा, फिर फायदा नहीं सिस्टम का। तो इसलिए जो क्या हुआ समझ नहीं आई, क्या हुआ? ठीक है, अब वैसे तो मैं बोल ही रहा हूं अभी तो यार, फिर बीच में टोक देते ना, मैं फिर भूल जाता मैं क्या कर रहा था, मोमेंटम खराब हो जाता है। फाइफो वेटेड एवरेज के जो सिस्टम्स फॉलो हो रहे हैं उनके जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। सिर्फ और सिर्फ रिटर्न में क्या है कि चूंकि वो पहले हो चुकी ट्रांजैक्शन की रिवर्सल है, तो एक चीज रिवर्सल ही तब है अगर वो ऊपर हुई ट्रांजैक्शन को नेट कर रही हो, तभी वो रिवर्सल है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के केस में याद रखें कि जिस ट्रांजैक्शन की वो रिटर्न है, वो ट्रांजैक्शन जिस ओरिजिनल रेट पे रिकॉर्ड हुई थी उसी पे रिटर्न रिकॉर्ड होगी। जैसे ये इस ट्रांजैक्शन की रिटर्न थी तो इसको 83 पे रिकॉर्ड किया। अभी आगे चल के आप देखेंगे, अभी एक लाइन बाद परचेज रिटर्न आने लगी है, तो वो जब परचेज हुई थी उसका जो रेट था तो परचेज रिटर्न उसी रेट के ऊपर रिकॉर्ड होगी। तो सिर्फ रिटर्न है जो अपनी ओरिजिनल ट्रांजैक्शन के रेट पे रिकॉर्ड होती है। उसके अलावा जो फाइफो वेटेड एवरेज के रूल्स हैं बस वो रूल्स फॉलो होते हैं। अब ये जो बेच रहे हैं स्टोर से निकाल के, ये किस रेट पे आउट करें? 86 पे। कितना हो गया? 215,000। और अब बैलेंस अपडेट हो गया 252,500 और 86 वाला ही होगा 21,715,000। अगली ट्रांजैक्शन पॉइंट नंबर 6 तक बता दिया मैंने। पॉइंट 7 18 जून को दी रिमेनिंग डिफेक्टिव, कौन से रिमेनिंग? ये जो 5,000 वापस आए थे, इनमें से आधे ये गए और बाकी आधे यानी 2,500 ये हमने सप्लायर को वापस कर दिए, और सप्लायर को वापस कर दिए यानी परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न किस रेट पे रिकॉर्ड कर? जब उसको परचेज करते हुए लिखा था, तो ये कौन सी वाली परचेज में से वापस है? सामने तो दो परचेजेस लिखी नजर आ रही हैं। देखें, अब मैं ना यहां पर 18 तारीख को परचेज रिटर्न लिखने लगा हूं। कितने यूनिट्स? परचेज रिटर्न का मतलब है स्टोर में चीजें आ रही हैं, जा रही हैं। तो इसको मैं किस रेट पे लिखूं? इससे ऊपर तो दो परचेजेस हैं। क्यों? क्योंकि एक ना पूरा कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि ये वो वाले वापस किए हैं जो स्टोर से इशू करने के बाद खराब होने से वापस आए थे। ये तो कहानी सारी इनकी है, तो ये वाली परचेज तो आई ही इस कहानी के बाद। तो इसलिए ये जो रिटर्न कर रहे हैं ये यही वाले रिटर्न कर रहे होंगे।
बेशक इस परचेज रिटर्न के साथ नहीं बताया कि वो 5 जून की परचेज की रिटर्न है कि 15 जून की परचेज की रिटर्न है, लेकिन जो सारी कहानी कनेक्टेड है वो है ही, उसका सिलसिला इससे मिल रहा है जाके, क्योंकि ये खरीदे थे फिर इशू किए, इनमें से खराब निकले, तो वो इनमें से खराब निकले ना, यानी इनमें से खराब निकले, ये तो खरीदे ही बाद में, तो 85 वाली रिटर्न आएगी। वो इसलिए कहा था कि अगर ना बताया हो तो कहा था लेटेस्ट, अब बता तो दिया किन में से हैं। 212500 और अब इसको अपडेट करें तो ये रह गए 250,000 रुपए, रह गए 2150 21502500 और रेट बन गया 86.01। नहीं 2 डेसिमल रखा करें, रेट में 2 डेसिमल लिया करें। फिर इसके बाद 19 जून को क्या हुआ, इशू कर दिए, तो 19 जून को हो गए इशू कितने 5000 इशू हो गए, तो स्टोर से आउट हो गए। हाँ जी 86.01, क्योंकि अब ये नॉर्मल इशू है, बस जो रेट है वही वाला 430050, तो बैलेंस रह गया 245, यही वाले 21072450। फिर 20 तारीख को सप्लायर ने हमें यूनिट्स भेजे, यानी हो गई परचेज कितने 2500, कितने के रेट तो नहीं बताया, लेकिन उसने उसी ट्रांजैक्शन के बदले भेजे, तो वही 85 ही लेगा उनके हमसे। सप्लायर हमें 2500 यूनिट्स दे रहा है और रिप्लेस कर रहा है, तो जो पहले रेट लगाया होगा फिर वही लगा रहा होगा, नया रेट लगा रहा होता तो बता देते 212500, और अब स्टोर में अपडेशन हो गई 247500, ये बन गया 2128490 और नया रेट बन गया 51। क्या जी, ये सप्लायर से हमने खरीदे हैं, कितने रुपए के खरीदे हैं, लिखा हुआ है ये 85 की बात क्या चल रहा है, हाँ तो बस फिर वो 86 हो गया ना। क्या पूछ रहे थे भाई, इधर कोई सवाल पूछ रहा था जी। हाँ वो जो हमने उससे पहले यूनिट्स खरीदे थे ना, फिर वापस किए थे, फिर उन्हीं की जगह वो और दे रहा है, तो कोई नए पैसे नहीं बताए, तो वही 85 लगा रहा होगा रेट, वो तो प्रोडक्शन को इशू किया ना। अच्छा अच्छा, ये बाकी लोग भी सुने, सवाल हो सकता है और भी किसी को मसला हो, ये 85 का रेट क्यों लगाया है, क्योंकि उनसे, उस सप्लायर से ये जो यूनिट्स आए हैं ये उनके बदले आए हैं जो उसको वापस किए थे, और ये 85 क्यों लगा था, क्योंकि ये इनमें से थे, तो ये वर्ड रिप्लेसमेंट का मतलब है कि ये वाला रेट लेना, वर्ड रिप्लेसमेंट का ये मतलब नहीं है। वर्ड रिप्लेसमेंट से हमें सिर्फ एक हिंट मिल रहा है, क्या ऐसा हो सकता था कि वो जो खराब यूनिट्स के बदले हमें अब और यूनिट्स दे रहा हो वो महंगे हों, बिल्कुल हो सकता है भाई, जितने के हमने उससे खरीदे थे हमने उसको वापस किया, उसने हमें पैसे वापस कर दिए, और अब उससे कहा और खरीदने हैं, हमने कहा जी अब तो महंगे हो गए हैं, तो महंगे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं। तो वर्ड रिप्लेसमेंट का मतलब ये तो नहीं है कि वो लाजमी उतने ही पैसे लेगा, लेकिन चूंकि नहीं बताया कि नए के उसने कितने पैसे हमसे लिए, अब हमने यहां रिप्लेसमेंट वर्ड से ये पहचाना कि ये उसी ट्रांजैक्शन की कंटिन्यूटी में हमें पैसे दे, यूनिट्स दे रहा है, तो शायद उतने ही पैसे लगा रहा हो, वरना कोई नए पैसे लगाता तो बता देता। वर्ड रिप्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो 85 लगा था लाजमी अब भी वो 85 रेट लेगा, इसलिए 85 ले लिया।
अब रही बात के जो बच्चे का सवाल था कि ये वाले जो इश्यू हुए हैं इनके बारे में क्या लिखा है? इनके बारे में क्या लिखा हुआ? तो इस पे भी मैं 83 का रेट नहीं, वो और ट्रांजैक्शन थी, अब और ट्रांजैक्शन है। उस वक्त इशू किए थे, उस वक्त 83 रेट चल रहा था। आप प्रोडक्शन को इशू किए, अब 86 रेट चल रहा है। रिप्लेसमेंट का मतलब ये तो नहीं है कि वो जो पहले इशू किए थे चूंकि उनमें से वापस आ गए थे, अब 10 दिन बाद जब दोबारा इशू कर रहे हैं तो वही वाला रेट लें। सिर्फ रिटर्न की ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें ओरिजिनल रेट के ऊपर ही रिटर्न डालनी है। क्या ये कोई रिटर्न हो रही है? तब और इशू हुई थी, अब और इशू हो रही है। तो जब इशू होगा तो रूल क्या चलेगा? जितना स्टॉक में है उस रेट पे इशू हो जाएगा। आगे अब आगे इशू किए हैं 21 तारीख को 150,000। $150,000 यही वाले ही होंगे। 86 12,900,000 और अब स्टॉक में रह गए 97,500, यही 86 वाले ही 8385। कोई बात नहीं, 85.99 था ही नहीं, वो 85.999999999999 नीचे आए, नीचे नीचे 8495। अच्छा, अगर कोई यहां पर 85.99 से मल्टीप्लाई करके लिख देगा, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, कोई मसला नहीं। लिख दें वो कोई मसला नहीं, वो वाला लिख दें। अब इसके आगे जी अगर पता होता तो फिर ये मेथड ही नहीं लगाने की जरूरत थी ना। मेथड बने ही इसलिए हैं कि नहीं पता चल रहा कि कौन से वाले हैं। नहीं, आप सवाल दोबारा करिए। आप ये कह रहे हैं कि परचेज रिटर्न है, तो क्या पता होगा कि कौन सी वाली परचेज का रिटर्न है, या वो फिजिकली कौन सी चीजें जो उठा के हम दे रहे हैं? ये दो अलग अलग बातें। मैं आपके सवाल दोनों वर्जन बताता हूं। एक सवाल ये है कि हमने जो चीजें खरीदी थी, अब अगर सप्लायर को वापस कर रहे हैं तो क्या हमें पता है कि ये वही वाली फिजिकल चीजें हैं जो आई थी और वही स्टोर से उठा के वापस कर रहे हैं? एक ये सवाल है। और एक सवाल ये है कि अगर हमें चीजें वापस करनी पड़ रही हैं सप्लायर को, तो क्या हमें पता है कि किस सप्लायर को वापस करनी है, किससे खरीदी थी, कौन सी इनवॉइस थी? ये दो अलग अलग बातें हैं। कौन सा सवाल कर रहे हैं इनमें से? हैं? हाँ, पता होगा, क्योंकि जिस सप्लायर से हमने खरीदी होंगी उसके यकीनन कागज बने होंगे, इनवॉइस होती है, बकायदा डेट होती है, पूरा रिकॉर्ड होता है। जब उसको वापस करेंगे उसने भी पूछना है कौन सी चीजें वापस कर रहे हो। हम कहेंगे वो याद है तुम्हें 16 तारीख को खरीदी थी, दिखाओ कागज, दिखाओ, ये कागज है, ठीक है। ये सब ट्रैक होता है पूरा। वरना अगर उनको पता ही नहीं होगा कि चीजें कब उस सप्लायर ने हमें दी थी, तो वो कौन से पैसे वापस करेगा हमें? तो सारा ट्रैक रहेगा कि कौन सी चीजें कितने रुपए की कब खरीदी थी। हाँ, रही बात के फिजिकली पड़ी हुई चीजों में से कौन सी है वो नहीं पता होता, तभी तो FIFO वेटेड एवरेज सिस्टम चल रहे होते हैं। अदरवाइज ये पता होता है कि सप्लायर को जो चीजें वापस कर रहे हैं कितने पैसे उससे वापस लेने, डॉक्यूमेंट का ट्रैक पूरा पता होता। ये बाकी लोगों के लिए सवाल नहीं था, इग्नोर। 21 जून के बाद 30 जून आ गया। अब जब 30 जून आया तो एक तो कुछ यूनिट्स पड़े हुए हैं जो ऑब्सोलीट हो गए हैं। ऑब्सोलीट आप समझ लें कि जैसे वो नीचे पड़े रहने के दब पड़ जाती है, कोई टूट जाते हैं, हल्के से खराब हो जाते हैं, पुराने काफी अरसे से पड़े होते हैं, उनको ऑब्सोलीट कहते हैं। तो 500 के साथ तो ये मामला हुआ, और 4000 तो किधर गए? फिर गायब, ले गया चोर उनको। तो 4000 तो भेजे ना यहां से, 4000 को भेज देते हैं, ये ले गया चोर, और वो यही 86 वाले ही लेके गया होगा। 344,000। तो अब स्टोर में पड़े रह गए 93,500, 8 रुपए है। ये क्या हुआ? 86 8040,950। और बाकी 500 की वो तो एक NRV एडजस्टमेंट है, उसकी तो एंट्री होगी। अब ये सारी कैलकुलेशंस हो चुकी हैं। एक बार ये कैलकुलेशंस हो गई ना, फिर तो यहीं से वैल्यूज देके एंट्री करनी है बस। इन कैलकुलेशंस को देख लें, अच्छी तरह से नोट कर ले, फिर मैं एंट्रीज करता हूं। पीरियोडिक से वेरी कर जाएगा। हाँ, नहीं वेरी क्या, एक बिजनेस या तो पीरियोडिक फॉलो कर रहा होगा या परपेचुअल फॉलो कर रहा होगा। हाँ, परपेचुअल कर रहा है।
नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये बाकी लोग भी सुने, भी काम का सवाल है। पॉइंट नंबर 11 में लिखा हुआ है कि फिजिकल स्टॉक गिना था, तो फिजिकल स्टॉक तो पीरियोडिक में नहीं गिनते। फिजिकल स्टॉक गिनने से ये पीरियोडिक नहीं बन जाएगा, पर परपेचुअल में गिनना मना तो नहीं है। स्टॉक गिनना तो स्टॉक गिनना है, पीरियोडिक में मजबूरी है, स्टॉक गिनेंगे तो पता चलेगा कितना है। परपेचुअल में गिनना है 100 दफा गिने आगे, मजबूरी नहीं है, वो स्टॉक रिकॉर्ड से पता चल जाएगा कितना है। तो स्टॉक गिनने से पीरियोडिक नहीं बन गया। हाँ जी, किसका जी? एंट्री करूंगा, एनआरबी की एंट्री जो बताई थी। करें भी नोटिस को, नहीं वो चीजें तो है ही ना। चलो जी, एंट्रीज फिर से पॉइंट 1 पे वापस। वैसे तो यहां से देख के भी हो सकती है, लेकिन पॉइंट की अंग्रेजी पढ़ के बेहतर है। सवाल की असल रिक्वायरमेंट थी एंट्रीज, ये सारी मेहनत कर ली वैल्यूज निकालने के लिए, अब इन वैल्यूज से एंट्रीज करनी है। सबसे पहला काम 1 जून की ओपनिंग स्टॉक की एंट्री नहीं, फिर उसके बाद 5 जून को परचेज की है, क्या करूं एंट्री? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट और कैश या क्रेडिटर्स क्रेडिट। कितने से? ये क्योंकि अमाउंट्स हमने यहां निकाल ली हैं, उन अमाउंट्स को निकाला इसलिए था कि एंट्रीज में यूज करनी थी। ये एंट्री की अमाउंट आ गई। और कैलकुलेशन में तो आप पूरी पूरी फिगर्स ही लिखा करें, एंट्री में लिखते हुए मर्जी है, चाहे पूरी फिगर लिख दें, चाहे रुपीज इन 1000 कह दें, चाहे रुपीज इन मिलियन कह दें। यहां पर पूरी फिगर्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि अगर यहां पर कोई रुपीज इन 1000 लिखता तो वो रेट निकालने में गलती कर जाता, तो इसलिए आप यहां पूरी लिख दें। एक बार सारी वर्किंग हो गई, अब आप एंट्रीज में इस 83,000 को नहीं, 415,000 की बजाय मैं वहां 415 लिख देता हूं, मिलियन में भी लिख सकता हूं। तो पहली एंट्री की अमाउंट कर लेते हैं 12750, ये पहली एंट्री हो गई। फिर 6 तारीख को इशू हो रही है एंट्री। अच्छा, इस सवाल में ये कहा है कि डायरेक्ट मटेरियल है, क्या पता इनडायरेक्ट मटेरियल हो। कॉस्ट में मटेरियल डायरेक्ट ही होता है, तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। कितने से? 12450। फिर 12 तारीख को हो गई रिटर्न, इसी को उलट कर लेते हैं, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्रेडिट 415। फिर 15 तारीख को परचेज, तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट और कैश या क्रेडिटर्स क्रेडिट 13215। सत्रह तारीख को ये इन्वेंट्री से कितना निकलेगा? इन्वेंट्री कितने से क्रेडिट? 215, तो इन्वेंट्री तो हो जाएगी 215, लेकिन कैश भी तो मिल रहा है, तो कैश डेबिट कितना? 2500 यूनिट्स बेच रहे हैं, 20 रुपए का एक, कितना? 50। ये कल जो मैंने आखिरी एंट्री लिखी थी ना, ये मैं वो कर रहा हूं। बाकी लॉस है कितना? 165। कल जो मैंने 5वीं एंट्री लिखी थी, कैश डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, जो फर्क है वो हमारा लॉस है। अब आपको नहीं पता कि नॉर्मल एबनॉर्मल है, तो उसका बेस्ट हल ये है कि आप ऐसा करें, लिखें FOH/P&L। ये कल जो मैं एंट्री समझा रहा था उनमें आखिरी वाली एंट्री की थी मैंने ये। फिर उसके बाद परचेज रिटर्न हो रही है 18 तारीख को, परचेज रिटर्न वाली परचेज की एंट्री उलट। मेन काम इसमें ये कैलकुलेशंस करना है, उसके बाद एंट्रीज तो ये गिनी चीनी 2-4 है। कितने से? 212.5, 212.5। फिर 19 तारीख को इशू हो गया, इशू होती है तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, कितने से?
430.05। फिर परचेज हो रही है 20 तारीख को, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, कैश या क्रेडिटर क्रेडिट 212.5। यहां तक हो गया। 21 तारीख को हो गई इशू वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट 12900 और ये ले गया चोर 30 जून। FH P&L दोनों ही लिख लें 344, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 344। चले यहां तक पहुंचे, फिर वो आखिरी ऑब्सोलीट वाली एंट्री करता हूं। लास्ट 500 यूनिट्स। 500 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है? 86, जबकि उनकी औकात क्या रह गई है? 30। तो राइट डाउन करते हैं FOH P&L डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। कितने से हो गई है एंट्री? NRV से है। जो डिफरेंस है 86 को कम करके 30 तक गिराना है, तो 56, यानी 86 और 30 का डिफरेंस कितना? 28,000। ये NRV राइट डाउन होगा। अभी क्लास खत्म नहीं हुई, अभी मैं आपको बता रहा हूं 4 एंट्रीज और हैं जी। ये सवाल हो गया। हाँ, फिनिश गुड्स की एंट्रीज बता रहा हूं, फिनिश गुड्स की एंट्रीज बता रहा हूं क्योंकि एक सवाल होमवर्क देना है। कल मैंने एंट्रीज लिखी थी और उन एंट्रीज में नंबर 1 दिया था किसको? तो अब बात करते हैं गुड्स ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस। अब इसकी एंट्रीज देखते हैं। कल वाली एंट्रीज को सामने रख लें बेशक। पहली क्या थी? है रॉ मटेरियल परचेज किया था, तो अब गुड्स परचेज कर लेते हैं। हाँ जी, रॉ मटेरियल परचेज किया था, गुड्स परचेज कर लें। तो परपेचुअल सिस्टम है कॉस्ट में,
और परपेचुअल सिस्टम में चीजों का खरीदना बेचना सब साथ साथ इन्वेंट्री में रिकॉर्ड होगा। परपेचुअल सिस्टम के मुताबिक अभी गुड्स खरीदी हैं, बेनिफिट नहीं मिला, अभी बेनिफिट कब मिलेगा? जब बेच देंगे। तो जब गुड्स बेच देंगे तब बेनिफिट मिलेगा, अभी तो बस इनको खरीदा है। तो परपेचुअल के मुताबिक गुड्स का खरीदना एसेट होता है, इन्वेंट्री डेबिट। और कैश या क्रेडिटर्स, वो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में परचेजेस डेबिट करते हैं ना, वो पीरियोडिक सिस्टम है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पीरियोडिक फॉलो हो रहा होता है, कॉस्ट के अंदर परपेचुअल फॉलो हो रहा होता है। ये दो अलग अलग अप्रोचेस हैं। पीरियोडिक सिस्टम के मुताबिक गुड्स का खरीदना एक्सपेंस माना जाता है, परपेचुअल के मुताबिक गुड्स का खरीदना एसेट माना जाता है। तो ये एसेट मान लिया, इन्वेंट्री डेबिट। खरीदी हुई चीजें वापस कर दें। हाँ जी, परचेज रिटर्न कर दूं, परचेज रिटर्न क्रेडिट। चीजों का खरीदना एसेट था, एसेट इन्वेंट्री क्यों डेबिट की? एसेट बढ़ गया, वापस कर दी खरीदी हुई चीजें, तो एसेट कम हो गया। यही वाली रिवर्स। अच्छा, आपका जो सवाल होमवर्क है वो है स्प्रिंग 21। ये बस अभी 2 एंट्रीज और बता रहा हूं। स्प्रिंग 21 दो नहीं, मतलब 2-4 एंट्रीज और बता रहा हूं। स्प्रिंग 2021 क्वेश्चन नंबर 4। जिनके पास किसी भी तरह से पास पेपर्स हैं, उसमें स्प्रिंग 2021 यानी मार्च 2021। अच्छा, ये ऑनलाइन वालों को बता रहा हूं, मैंने आपके कोर्स में ना वो जो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है उसमें मैंने पास पेपर्स के फोल्डर बना के पास पेपर्स भी रखती हैं उसमें, फोटो वो सॉफ्ट कॉपी। स्प्रिंग 21 अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टैंडर्ड लिमिटेड। स्टैंडर्ड लिमिटेड ये होमवर्क है, ये करके आइएगा, क्योंकि जैसा अभी सवाल किया था लगता है कुछ को देख के बनाया हुआ है। बस हमने भी जो पूरा किया वो रॉ मटेरियल का था, ये फिनिश गुड्स का है। ये सवाल करना है, कल मैं मैन्युफैक्चरिंग की फिनिश गुड्स का सवाल कराऊंगा क्लास में। अच्छा, पैक की बुक पे ये होगा पेज 35 पे शायद, पेज 35। स्टैंडर्ड लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, पेज 35। स्प्रिंग 21 क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, ये सवाल होमवर्क है। अच्छा, खरीद ली चीजें, खरीदी भी वापस भी कर दी, अब क्या करें? प्रोडक्शन को इशू कर दें? नहीं, सेल कर देते हैं। तो अब जब सेल करेंगे तो कैश डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट है। कैश डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कर लें। कैश या डेटर्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट, सेल्स क्यों क्रेडिट? क्योंकि चीजें बेचना एक इनकम होती है, तो इनकम बढ़ रही है इसलिए सेल्स क्रेडिट। तो वो चीजें गई, वो किधर गई? इनको खरीदते हुए इन्वेंट्री क्यों डेबिट की थी? एक्सपेंस कह देते। एसेट क्यों कहा था? क्योंकि अभी इनको खरीदा था बस, और खर्चा हुआ है, बेनिफिट फ्यूचर में मिलना है, इसलिए इसको एसेट मान लिया। तो अब बेच दिया, मिल गया ना बेनिफिट, तो अब एक्सपेंस कह दें। अब इसको कह देंगे एक्सपेंस, और एक और एंट्री होगी जिसमें इन्वेंट्री हो जाएगी क्रेडिट। और ये जो चीजें हमने खरीदी थी अब वो बिक गई, तो उनको बेच देने को अब हम एक्सपेंस कह लेंगे, और इसके लिए एक अकाउंट इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो जब गुड्स बिकेंगी, 2 एंट्रीज, सेल्स की एंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री, और इन दोनों एंट्रीज की अमाउंट सेम होगी। ये एंट्री हो रही होगी जितने की चीजें बेची हैं, और ये कॉस्ट पे हो रही है। ये वैल्यू कहां से मिलेगी? वो जो टेबुलर वर्किंग करेंगे हम, ये वर्किंग, वो टेबुलर वर्किंग में जो सेल के सामने लिखा होगा, ये सेल वैल्यू क्वेश्चन में लिखी होगी। तो ट्रेडिंग बिजनेस जब गुड सेल करेगा तो ये 2 एंट्रीज करेगा, सेल्स की एंट्री अलग और कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री भी। और कस्टमर चीजें वापस कर गया, तो सेल की एंट्री की थी, रिवर्स कर लेते हैं। एक तो चीजें वापस कर गया तो सेल रिटर्न्स डेबिट, सेल्स की थी तो सेल्स, वापस कर गया तो सेल रिटर्न्स। कैश ले गया या डेटर था तो डेटर्स क्रेडिट, और ये बेची भी वापस आ गई, तो यही वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी। इन्वेंट्री वापस डेबिट और
कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। अब चीजें चोर को भी दे दें। अच्छा, दे देते हैं चोर को। चले आग भी लगा देते हैं और पानी में बहा देते हैं। है? हाँ, तो लॉ की क्लास है ना, तुमको बताना ना चीजें चोरी हो गई, बस ये गुड्स हो गई लॉस्ट। अगर इनका चोरी होना, जाया होना, जल जाना नॉर्मल था तो हाँ यही सुनना था। एफओएच में डेबिट कर दो, एफओएच में डेबिट कर दो, ट्रेडिंग बिजनेस है एफओएच। इसके लिए डेबिट किया जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स को। अगर इन चीजों का चोरी होना, गायब होना ये नॉर्मल है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट, और अगर एब नॉर्मल है तो P&L को डेबिट। और एग्जाम क्वेश्चन के लिए एक मुनासिब हल ये है कि आप लिखें डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स स्लैश P&L। और अगर कोई कैश वैश मिल गया, थोड़ा बहुत कुछ चोर जाते हुए कैश दे गया, या गुड्स जो बची कुची थी जल के वो जली कटी चीजें बेच दी, तो थोड़ा सा कैश मिल जाएगा। ये बिल्कुल वही चीज है जो कल की थी, बस सिर्फ एफओएच की जगह कॉस्ट ऑफ सेल का नाम आ गया। और लास्ट ये जो आज की है एनआरबी राइट डाउन। हाँ जी, जो आज की एंट्री एनआरबी राइट डाउन, सेम वही एंट्री, बस एफओएच की जगह कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितने से? ये हो गई ट्रेडिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स। और स्प्रिंग 21 क्वेश्चन नंबर 4 आप कराएंगे तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।